नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर का पापा वीडियो आपके सामने है। आरओ के लिए कंप्लीट अपडेटेड रिवाइज्ड पूरा पिछले एक साल का करंट अफेयर का जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम की डिमांड को पूरा करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर का पापा वीडियो आरओ के करीबन हमने 22 दिन पहले दे दिया। ठीक है, पीसीएस का भी जब एग्जाम आएगा तो पीसीएस के एग्जाम से करीबन 20-22 दिन पहले आपको एग्जाम ओरिएंटेड जितना नए पैटर्न के हिसाब से करंट अफेयर जरूरी है पिछले एक साल का, वो सब हम एक साथ कंपाइल करके आपको पीसीएस एग्जाम से 20-22 दिन पहले दे देंगे। अभी कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि भाई टॉपिक वाइज पापा वीडियो जो है चाहिए, तो उनके लिए ये वाला वीडियो हाजिर है। कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, 3 चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। 3 चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला अपडेटेड वाला जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी 3 चीजें आप जो है आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार हम प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं, आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप उसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओ का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओ 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ 8564880530, 7523864455 और 9696066089, इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रैंक्स, रिपोर्ट्स और इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके एग्जाम का। स्टेट पीसीएस से 2 क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। आप रीसेंट एग्जांपल ले सकते हैं यूकेपीएससी का। यूकेपीएससी 2025 जो हुआ था, इसमें 3 सवाल आए थे रिपोर्ट्स इंडेक्सेस से, 3 प्रश्न पूछे गए थे। स्टेट पीसीएस के लिए काफी जरूरी टॉपिक होता है सूचकांक, रिपोर्ट। हम लोग शुरू कर लेते हैं। रैंक्स, रिपोर्ट, इंडेक्स पे आ जाते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक, पीस इंडेक्स, ये जून मंथ में आता है। इसमें आइसलैंड टॉप पर रहा था, आयरलैंड सेकंड पर, न्यूजीलैंड थर्ड पर, और भारत का स्थान था इसमें 115वां भारत का स्थान था। ठीक है, और भारत का स्थान 116वां था 2024 में। तो भारत की रैंक 1 स्थान इंप्रूव हुई है, 1 स्थान भारत की रैंक इंप्रूव हुई है पीस इंडेक्स में। और 23 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स इसमें शामिल होते हैं 3 मेन एरियाज में। 3 मेन एरिया क्या है? सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, इंटेंसिटी ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, स्टेट ऑफ मिलिटराइजेशन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था। यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में अमेरिका टॉप पर है, सेकंड पर चाइना है, इंडिया 3rd नंबर पर आता है यूनिकॉर्न कंपनीज की संख्या के मामले में, 3rd पर। और सबसे ज़्यादा मतलब यूनिकॉर्न वाले शहरों की सूची में बेंगलुरु 7th पर आता है, मुंबई 22nd पर, और गुरुग्राम आता है वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर 27 नंबर पर। वित्तीय स्थिरता सूचकांक की आरबीआई ने जारी की थी रिपोर्ट। बस इतना हमको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। 2024 में रेमिटेंस पर रिपोर्ट जारी की थी आरबीआई ने।
इसमें कहा गया था 2024-25 में भारतीयों द्वारा भेजी गई जो धनराशि रेमिटेंस थी ये 135.46 बिलियन की थी यूएस डॉलर्स की, या फिर 11.60 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो रेमिटेंस भारत का बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में फर्स्ट पर इंडिया है, सेकंड पर यूनेस्को का नंबर आता है और थर्ड पर चाइना का स्थान आता है, ये याद रख सकते हैं। विदेशों से जो पैसे आते हैं उनमें कुल रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा, उसमें रेमिटेंसेस कहाँ से आते हैं? ब्रिटेन से आता है, अमेरिका से और सिंगापुर से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारतीय भेजते हैं। तेल की कीमत घटने की वजह से खाड़ी देशों से रेमिटेंस आने में कमी हुई है और रेमिटेंस हमारे व्यापार घाटे से करीब 47% तक की भरपाई हो जाती है। मतलब रेमिटेंस से हमारा जो कह सकते हैं ट्रेड डेफिसिट है उसमें कुछ सुधार देखने को मिलता है। करीब 47% हमारा ट्रेड डेफिसिट रेमिटेंसेस प्राप्त करने से इम्प्रूव होता है, ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। आगे है HIV इज अ कॉज ऑफ कंसर्न इन साउथ इंडियन स्टेट्स। ये रिपोर्ट आई थी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। इनमें कहा गया था कि HIV अभी भी चिंताजनक विषय है हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स में। इसमें कहा गया कि 25.44 लाख लोग इस समय एड्स से पीड़ित हैं, HIV के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और इसमें से 6.35 लाख लोग कहाँ से आते हैं? 5 साउथ इंडियन स्टेट से आते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे है? कर्नाटक में है, फिर तमिलनाडु में है, फिर तेलंगाना में है HIV पेशेंट्स की। फ्रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स देख लेते हैं जून मंथ 2025 की। कंट्रीज विद टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। IMF की रिपोर्ट में विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं की सूची आई थी, इन्होंने टॉप पर अमेरिका को रखा है, सेकंड पर चाइना को, थर्ड पर जर्मनी को, पहले फोर्थ पर जापान आता था लेकिन अब भारत ने जापान को ओवरटेक कर लिया है। भारत का जो इकोनॉमी साइज है वो हो गया है 4.187 ट्रिलियन का, 4.187 ट्रिलियन का, और इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। और BVR सुब्रमण्यम का ऐसा कहना है कि 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़ करके तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था भारत बन सकता है, ठीक है। यह IMF की रिपोर्ट आई थी। इसके बाद परोपकार के क्षेत्र में 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची, ये टाइम मैगजीन ने जारी किया था। इसमें कई सारी कैटेगरीज बनाई थी, जैसे टाइटन्स, लीडर्स, ट्रेल ब्लेजर्स और इनोवेटर्स। इसमें कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। टाइटन्स की श्रेणी में डेविड बेकहम को रखा था, माइकल ब्लूमबर्ग को और ओपरा विनफ्रे को। टाइटन्स की श्रेणी में शामिल भारतीय व्यक्तित्व जो थे मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और अजीम प्रेमजी। लीडर्स की श्रेणी में टॉप 2 थे डैरन वॉकर और एलिजाबेथ अलेक्जेंडर। ट्रेल ब्लेजर में कैथरीन लॉरेंस और लिन मैनुअल मिरांडा। जबकि ट्रेल ब्लेजर में भारतीय व्यक्ति शामिल थे निखिल कामत, जीरोदा के सह संस्थापक, और पीएम मोदी जी का इन्होंने इंटरव्यू लिया था, पॉडकास्ट किया था। इनोवेटर श्रेणी में शामिल शीर्ष 2 व्यक्ति हैली ली और माइकल शीन। तो इतना ध्यान रखना काफ़ी है। टाइटन्स में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शामिल हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइटन्स में शामिल भारतीय कपल है। और ट्रेल ब्लेजर में निखिल कामत को शामिल किया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच द्वारा ये जारी किया जाता है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। हमारे एग्जाम में जर्मन वॉच आता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वॉच के द्वारा। तो इसमें टॉप 3 पर कोई देश नहीं, जनरली कोई भी देश जो है टॉप 3 में नहीं रखा जाता जर्मन वॉच के द्वारा। रैंकिंग 4th से शुरू होती है। तो 4th पर है डेनमार्क, 5th पर नीदरलैंड है, 6th पर ब्रिटेन है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 10th नंबर पे आ चुका है। इंडिया का CCPI स्कोर है 66.99 और भारत 10वें स्थान पर आ गया है। इस सूचकांक में भारत को उच्च प्रदर्शन करने वाले हाई परफॉर्मिंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणी में उच्च रैंकिंग मिली है भारत को। जलवायु नीति में मध्यम और नवीकरणीय ऊर्जा में निम्न रैंकिंग मिली है भारत को। इतना डिटेल कई बार आता नहीं है, स्कोर और रैंक बहुत जरूरी होता है। इंडिया की रैंक 10th है और स्कोर है 67.99 जर्मन वॉच के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। आगे है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक है 71st और स्कोर है 53.3 और भारत 2024 में 63वें स्थान पर था। भारत की रैंक खराब हुई है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, 71वें स्थान पर आ चुका है। टॉप पर है स्वीडन, फिर फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज टॉप पर होती हैं। 10वीं सतत विकास रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। 10वीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें टॉप पर फिनलैंड है, सेकंड पर स्वीडन है, फिर डेनमार्क है, फिर जर्मनी है, फिर फ्रांस है। तो यहाँ पर भी यूरोपियन कंट्रीज टॉप पर हैं। शीर्ष 20 देशों में से 19 यूरोपीय देश हैं, ध्यान रखिएगा।
वैश्विक स्तर पर केवल 17% सतत विकास लक्ष्यों को भारत 2030 तक पूरा कर पाएगा। मतलब ये वैश्विक स्तर पर 17% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक पूरा किया जा सकेगा, ये रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट में भारत वर्ष 2024 में 109वें स्थान पर था, 2023 में 112वें स्थान पर था। इंडिया का स्कोर और इम्प्रूव हुआ है, इंडिया अंडर 100 आ गया है। इंडिया पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में अंडर 100 आ गया है, 99वें स्थान पर आ गया है और भारत का स्कोर है 66.95। 66.95। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति अच्छी है, चाइना की, भूटान की, नेपाल की भी, श्रीलंका भी की भी, और 2 देशों की खराब है भारत से, बांग्लादेश की और पाकिस्तान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये समय समय पर अपडेट होता है, लेटेस्ट वाला इसमें याद करना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया जाता है। IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये 2.7% जो था मतलब अप्रैल 2025 में रहा था। 3% का जो क्विक एस्टिमेट था मार्च 2025 में, उससे घटा है, 2.7% है। और जो 3 सेक्टर्स हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, उनका जो परसेंटेज रहा है वो कितना है, -2। माइनिंग के लिए 3.4, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1.1% की ग्रोथ दर्ज की है इलेक्ट्रिसिटी ने। UNFPA की जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, ये रिपोर्ट आई थी मतलब इस टाइटल के साथ, और इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस थे इंडिया के बारे में जो ध्यान रखेंगे। इंडिया की पॉपुलेशन को इन्होंने रिपोर्ट किया है 146.39 करोड़, या फिर 1.4639 बिलियन, डॉट यहाँ पे नहीं लगेगा, 1.4639 बिलियन यहाँ पे पहुँच गई है, डॉट यहाँ पे लगेगा यहाँ की जगह। जिससे भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, तो 2024 में ही बन गया था। ठीक है, भारत की कुल प्रजनन दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, अब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी के नीचे आ चुकी है, 1.9 हो गई ओवरऑल भारत की TFR, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 से कम है। पॉपुलेशन विल डिक्लाइन आफ्टर अबाउट 40 ईयर्स आफ्टर इंडियाज पॉपुलेशन रीचेस 170 करोड़। इनका एस्टिमेशन है कि भारत की जनसंख्या जब 170 करोड़ पहुंच जाएगी, उसके उपरांत लगभग 40 वर्षों के बाद जनसंख्या में गिरावट होगी। कार्यशील आयु वर्ग में शामिल भारत के कितने % लोग हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जनसांख्यिकीय लाभांश या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है 68%। वर्किंग एज ग्रुप में 68% लोग आते हैं। चिल्ड्रन 0 से 14 वर्ष के 24% लोग हैं, और यूथ 10 से 24 वर्ष के 26% है, और 65 प्लस के लोग हैं 7%। 65 प्लस के लोगों की संख्या आने वाले भविष्य में लगातार बढ़ने वाली है भारत में। क्रिसिल रेटिंग्स रिपोर्ट में आया था कि 75 गीगावाट अक्षय ऊर्जा भारत जोड़ेगा वर्ष 2026-27 में, जो वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में जोड़े गए कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से ज़्यादा होगी। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2027 तक भारत की कुल ऊर्जा क्षमता 233 गीगावाट तक होने की उम्मीद है। एक क्रिसिल रेटिंग वाली कोई खास रिपोर्ट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। वैश्विक गरीबी अनुमान, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि पॉवर्टी हमारे कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट भाग है। ग्लोबल पॉवर्टी एस्टिमेट्स, रिपोर्ट के अनुसार 11 वर्षों में अत्यधिक गरीबी को कम करने में ज़बरदस्त प्रगति भारत ने की है। मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को भारत ने तेज़ी से कम किया पिछले 11 वर्षों में। एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट भारत की थी 2011-12 में 27.1%, जो अब 2022-23 तक रह गई है 5.3%। ये वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है, ये याद रखिएगा। एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत में 2022-23 तक रह गई है 5.3%, जबकि 2011-12 में कितनी थी, 27.1%। 11 साल में 269 मिलियन लोग अत्यधिक निर्धनता की रेखा से बाहर आ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में जहां पर 34.4 करोड़ लोग गरीब थे, अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, ये संख्या घट करके अब 7.5 करोड़ रह गई है। और ये एस्टिमेट्स भारत के आंकड़ों पर आधारित नहीं है, ये जो वर्ल्ड लेवल पर जो पैमाना है गरीबी का वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि $3 प्रतिदिन 2021 की कीमतों पर $3 प्रतिदिन जो व्यक्ति कमाता है उसको यहाँ पर पॉवर्टी लाइन डिफाइन की गई। मतलब $3 से प्रतिदिन कम जो लोग व्यक्ति कमाते हैं उनको गरीब माना गया है, निर्धन माना गया है, पुअर माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में होने वाली कमी में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका रही है। यहाँ पर जो अत्यंत गरीब लोग कम हुए हैं, इसी वजह से गरीबी में कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में अत्यधिक गरीबी 18.4% से घट करके 2.8 रह गई है, और शहरी क्षेत्रों में 10.7 से घट करके सिर्फ 1.1% रह गई है।
तो बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना काफ़ी होगा, ये सारे आंकड़े। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसमें अनुमान भारत की जीडीपी ग्रोथ का 6.3% कर दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, 19th एडिशन था 2024 में। भारत की रैंक थी 129th, 148 देशों को रैंक किया जाता है इसमें। वर्ष 2025 में भारत की रैंक पहुंच गई है 131वीं, यानी दो रैंक खराब हुई है भारत की। 129वीं से 131वें स्थान पर भारत पहुंच गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स में। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है। भूटान की रैंक है 119वीं, नेपाल की 125वीं, श्रीलंका की 130 और पाकिस्तान की 148वीं। रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड लगातार 16 वर्षों से जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पर है। उसके बाद फिनलैंड है, नॉर्वे है, यूके है, न्यूजीलैंड है। आगे है तेंदुओं की आबादी पर ये रिपोर्ट आई थी होल मैथी नेचर फाउंडेशन की। मेरे हिसाब से ये नहीं जरूरी है कोई खास, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जो जरूरी वाला आंकड़ा है वो हम इसमें छोड़ देंगे, बाकी हटा दीजिए इसको। सीपरी ईयर बुक आई थी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये आंकड़े जारी करती है कि कितना आर्मामेंट हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास कितने हैं, किस कंट्री के पास, और कौन सा देश अपने सैन्य खर्च पर कितना खर्चा करता है। इनकी रिपोर्ट के अनुसार से रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस समय सबसे ज़्यादा रशिया के पास हैं। इसके बाद यूएस के पास है, फिर चाइना, फिर फ्रांस, फिर यूके और फिर इंडिया का नंबर इसमें आता है, फिर पाकिस्तान का। ये सीपरी ईयर बुक 2025 कहती है। लेटेस्ट रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की आई थी। इनके अनुसार पिछले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाले देशों के मामले में 3rd नंबर पर है भारत। अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी ग्लोबली बढ़ाने में पिछले 5 वर्षों में 3rd नंबर पर है भारत। इनसे आगे सिर्फ चाइना और यूएस है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 83% जो इन्वेस्टमेंट किया गया पावर सेक्टर में 2024 में वो क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव पर या रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स पर किया गया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये आया था शिक्षा मंत्रालय का, और इसमें 6 डोमेन कवर किए गए थे: सीखने के परिणाम, गुणवत्ता, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, समानता, शासन प्रक्रियाएं और शिक्षक शिक्षण और प्रशिक्षण। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। 6 डोमेन में कवर किया गया था। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, केरल, दमन, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। इन सबको प्रचेष्टा 3 कैटेगरी में रखा गया है, जिनके पॉइंट्स 581 से लेकर 640 तक है। मॉडरेट परफॉर्मिंग स्टेट्स में 14 स्टेट्स और यूटीज हैं: तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। जैसे आपसे ये पूछेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो मॉडरेट परफॉर्मिंग स्टेट्स कैटेगरी में या फिर आकांक्षी 1 कैटेगरी में रखा गया है। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, इनको आकांक्षी 2 कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जैसे बिहार का स्थान आता है, बिहार का स्थान आता है, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम का। तो ये ध्यान रखिएगा कौन किस श्रेणी में है, बस ये ध्यान रख लीजिएगा इसमें। ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स था, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ग्लोबल ड्रॉट या ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट, ये OECD यानी इकोनॉमिक और कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट, विश्व भर के लगभग 40% भूमि क्षेत्र में गंभीर सूखे का सामना किया जा रहा है। सूखा प्राकृतिक आपदाओं का केवल 6% भाग बनता है, लेकिन आपदा संबंधी मौतों में इसकी हिस्सेदारी 34% होती है। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट आई थी FAO और WFP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस, FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। इसमें कहा गया था कि सूडान, फिलिस्तीन, दक्षिण सूडान और हैती, माली, इन सब ये जो क्षेत्र हैं ये हंगर हॉटस्पॉट हैं, और हंगर हॉटस्पॉट ऑफ कंसर्न है, या फिर ऐसी स्थिति हो सकती है जहां पर लोग भूख से मर जाएंगे। कई बार ये सब चीज़ें भी पूछ ली जाती है, कौन कौन से देश गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। तो हैती, माली, साउथ सूडान, सूडान, पैलेस्तीन, ये सब हैं। वैश्विक निवेश रिपोर्ट यंगटाट द्वारा जारी किया जाता है, और इंटरैक्टिव वर्कशॉप ऑन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, ये हुई थी दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर में, और इसमें पार्टिसिपेट किया था हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने, इसको चेयर किया था इंटरैक्टिव वर्कशॉप को। मई 2025 के इंडेक्स वैश्विक सैन्य खर्च के आंकड़ों पर जो रिपोर्ट जारी की जाती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इसको शॉर्ट में सीपरी बोला जाता है। तो सीपरी के हिसाब से शीर्ष 5 सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में टॉप पर अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर रशिया, फिर जर्मनी, 5th नंबर पर भारत आ गया है। तो भारत टॉप 5 में आ चुका है, टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर। India's military expenditure is 86.1 billion, which is approximately 2.3% of its GDP.
भारत अपनी जीडीपी का करीब 2.3% जो है खर्चा करता है डिफेंस एक्सपेंडिचर के रूप में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 14वां है, 14th है। टेररिज्म इंडेक्स में टॉप पर है बर्किना फासो, सेकंड पर पाकिस्तान है, ठीक है, और थर्ड पर सीरिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेररिज्म की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। टेररिज्म प्रोन कंट्रीज की लिस्ट में 14वें पर भारत है। इस पूरे वीडियो का और इस पूरे साल का सबसे ज़रूरी जो इंडेक्स है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ चुका है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश होता है। तो अगर आपसे पूछें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लेटेस्ट कौन वाली आई है, तो आंसर हो जाएगा 2025 की। लेकिन अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 तक का ही आया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2023 तक के ही आंकड़े जारी किए गए हैं, तो इस वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 ही कहलाएगा टाइटल के रूप में। मतलब आपसे ये पूछेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 23 में आया होगा वो पढ़ना है। जो 2025 में रिपोर्ट आई है मानव विकास रिपोर्ट, इसमें जो 2023 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दर्शाया गया है उसमें रैंक्स और बाकी सारे पैरामीटर्स और रेटिंग्स हम लोग देखेंगे कंट्रीज की। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये पूछ लें अगर आपसे, तो इसका आंसर है यूएनडीपी। ये पूछा भी गया था लास्ट ईयर परीक्षाओं में। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। तो चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पूछ लें, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका जारी करता संगठन कौन सा है, यूएनडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डायमेंशंस यानी आयाम कौन कौन से हैं, 3 होते हैं मुख्य आयाम यानी कि डायमेंशंस। पहला डायमेंशन है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, या फिर सिंपली हेल्थ, आपको एग्जाम में दिया रहेगा। तो स्वास्थ्य एक डायमेंशन है। एक डायमेंशन है ज्ञान यानी कि नॉलेज, और एक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी रहन सहन का स्तर। अब इसके इंडिकेटर्स हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, ये हेल्थ का इंडिकेटर है, ठीक। और जो है नॉलेज में क्या क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये कैसे मापा जाता है, जीएनआई पर कैपिटा में, जीएनआई पर कैपिटा के रूप में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मापा जाता है। और कंट्रीज को स्कोर कैसे दिया जाता है, अगर स्कोर 0.550 है तो लो ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रेशोल्ड है। अगर 0.550 से लेकर 0.699 है तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रेशोल्ड है। और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिन कंट्रीज का स्कोर जो है 0.700 से 0.799 आएगा, और वेरी हाई ये जो पार कर जाएगा जिस कंट्री का स्कोर 0.800 का। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार इंडिकेटर से क्वेश्चन आ जाते हैं। यूकेपीएससी पेपर में अगर हम देखें 2025 वाले में, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर का निर्धारण के आयाम में नहीं आता, ये हमसे पूछा है। तो आयाम अलग होता है और सूचक अलग होते हैं, यानी डायमेंशंस अलग होते हैं और इंडिकेटर्स अलग होते हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा। जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का भाई इसने पूछा है, ठीक है, तो इसमें आयाम कौन से हैं यानी डायमेंशंस कौन से हैं, ये वाले डायमेंशंस। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के कौन कौन से हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डायमेंशन तो यही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के भी, और जैसे हमने अभी डिस्कस किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के भी। लेकिन इंडिकेटर्स अलग अलग हो जाएंगे, इंडिकेटर्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इंडिकेटर्स जिनको सूचक लिखा गया है ये अलग हो जाएंगे, और डायमेंशंस यानी कि आयाम अलग अलग होता है। आयाम तो एक ही रहता है, मतलब ये इंडिकेटर अलग हो जाते हैं। हेल्थ का इंडिकेटर क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में एमपीआई वाला हम बता रहे हैं, एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिकेटर न्यूट्रिशन हो जाएगा, पोषण, और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ। ये सूचक किसके हो गए, हेल्थ के, हेल्थ डायमेंशन के इंडिकेटर ये हो गए। एजुकेशन डायमेंशन के इंडिकेटर ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, ये हो गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, बैंक अकाउंट, ये सब किसके इंडिकेटर हो गए, ये हो गए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के। तो वही हमसे पूछा है कि कौन सा सूचक जीवन स्तर निर्धारण के आयाम में शामिल नहीं है, तो इसमें से हमको देखना था। इसमें कुकिंग फ्यूल है, खाने पकाने का ईंधन, सैनिटेशन स्वच्छता भी है, और पीने का पानी ड्रिंकिंग वाटर भी है। लेकिन स्कूली शिक्षा का जो वर्ष है यानी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये किसका इंडिकेटर है, एजुकेशन का। तो जीवन स्तर का निर्धारण न होकर ये किसका है, शिक्षा का इंडिकेटर है। इस पर कई लोगों ने डाउट किया था, मैं आपको क्लैरिफाई भी कर दिया हूँ। यूकेपीएससी ने आंसर की में इसको सही दिया है, गलत नहीं है। ये इंडिकेटर अलग चीज़ है और डायमेंशन अलग चीज़ है, ये हम पहले से भी आपको बताते हुए चल रहे हैं। अदर इंस्टीट्यूट ने भले ही ना बताया हो, लेकिन हमने आपको अलग अलग से बताया कि डायमेंशन अलग चीज़ है और सूचक यानी इंडिकेटर अलग चीज़ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ध्यान रखिएगा, इंडिकेटर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये हेल्थ का है।
एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ये किसका है, नॉलेज का यानी ज्ञान का, और जीएनआई पर कैपिटा ये जीवन स्तर का, रहन सहन के स्तर का इंडिकेटर है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का शीर्षक है अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ये शीर्षक है इस बार रिपोर्ट का। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है इस बार 130वें, 130, और भारत का जो ये थ्रेशोल्ड स्कोर आया ये कितना है, 0.685 आया, यानी कि मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रेशोल्ड में भारत आता है। देशों के बारे में बात करें तो आइसलैंड यहाँ पर टॉप पर है, नॉर्वे टॉप पर है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, अगेन यूरोपियन कंट्रीज का यहाँ पे बोलबाला है, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, हांगकांग, और फिर जो है नीदरलैंड है, फिर बेल्जियम है। तो आप देखेंगे टॉप 10 में 8 तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, टॉप 10 में 8 देश यहाँ पे यूरोपीय महाद्वीप के हैं, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका का कितना स्थान है, अमेरिका टॉप 10 में नहीं है, 13वें स्थान पर है, 13th पर है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 7th पर है, और हांगकांग यहाँ पे 8th पर है। स्टैटिक जानकारी ध्यान रखिएगा एचडीआई के बारे में कि सबसे पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब छपी थी 1990 में, किसने छापा था, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने। महबूब उल हक का प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पहली बार प्रिपेयर करने में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ये द हेरिटेज फाउंडेशन एक अमेरिकन थिंक टैंक है, उसने जारी किया है। सिंगापुर इसमें टॉप पर है, स्विट्जरलैंड सेकंड पर, आयरलैंड थर्ड पर है। भारत का स्थान इसमें काफ़ी खराब है, 128वें पर है, 128वें। और ये मापा जाता है 12 पैरामीटर्स पर और 4 पिलर पर, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नेंस, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड ओपन मार्केट। तो 176 देशों में भारत का स्थान इसमें 128वां इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में। आगे बढ़ेंगे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक जो संगठन है उसके द्वारा। नॉर्वे यहाँ पे टॉप पर है, एस्टोनिया सेकंड पर, नीदरलैंड थर्ड पर, स्वीडन, फिनलैंड ये टॉप 5 है। नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड ये टॉप 3 ध्यान रखिएगा इसमें। भारत का स्थान इसमें 151वां है। भारत का स्थान 159वां था 2024 में, तो रैंक भारत की सुधरी है। तो पिछले साल का भी स्थान कई बार पूछ लेते हैं। जो लास्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 वाला आया था उसमें भारत का स्थान क्या था, उसमें भारत का स्थान 133वां था। भारत का स्थान अब हो गया 130वां, तो स्थान इंप्रूव हुआ है भारत का एचडीआई में, एचडीआई 2023 में। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। फोर्ब्स डब्ल्यू पावर लिस्ट यहाँ पे विमेन की आई है, मतलब 2025 में विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की जो सूची आई है, विमेन पावर लिस्ट इसको बोलते हैं। तो बिजनेस एंड फाइनेंस कैटेगरी में डॉक्टर गीता गोपीनाथ आईएमएफ में जो कार्यरत हैं, प्रथम उप प्रबंध निदेशक के तौर पर ये टॉप पर हैं। सोनिया दासगुप्ता एमडी और सीईओ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सेकंड पर। काकू नखाते भारत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैंक ऑफ अमेरिका की। उसके बाद विशाखा मूल्य, लीना नायर, रेणुका रामनाथ, सोनल देसाई, ये सब हो गए बिजनेस एंड फाइनेंस कैटेगरी में। एंटरप्रेन्योर में कौन शामिल है, मीरा कुलकर्णी, रोहिणी अय्यर, उसके बाद प्रेरणा सिंह, अनामिका खन्ना। पब्लिक सर्विस एंड एकेडमिया में कौन टॉप पर है, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, मोना खंडार। स्पोर्ट्स में स्मृति मंदाना, पीवी सिंधु, मनु भाकर को जगह दी गई है। कॉर्पोरेट में सविता बालचंद्रन, शेफाली गोराड़िया। किस किस संस्थान से जुड़े हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। मेरे हिसाब से कैटेगरी वाइज जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें कैटेगरी में लगाने को आ सकता है कौन सा किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। वुमेन पावर लिस्ट में, महिलाओं की सूची में, फोर्ब्स में इंडिया स्पेसिफिक लोगों की लिस्ट बनाई गई है जो विभिन्न कह सकते हैं कैटेगरीज में वुमेन पावर लिस्ट में टॉप पर है। तो बिजनेस फाइनेंस में जो लोग हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर स्टडी में टॉप पर हैं। फिर पब्लिक सर्विस में जो है, स्पोर्ट्स में, कॉर्पोरेट में, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में जैसे सुनिधि चौहान, पायल कपाड़िया। तो ये लिस्ट में और कौन सी सूची से या फिर कौन सी कैटेगरीज जो लोग आते हैं उनको मिलाने को आ सकता है, ये देख लीजिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये टाटा ट्रस्ट द्वारा अन्य संस्थानों के सहयोग से बनाया जाता है। कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर पुलिस और न्यायपालिका दोनों में आरक्षण लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। वहीं पर इसमें कहा गया बिहार स्टेट हैज द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पुलिस। इसमें भी कैटेगरी वाइज रैंक दी गई राज्यों को। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक टॉप पर है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य, पश्चिम बंगाल टॉप पर, सेकंड पर उत्तर प्रदेश, थर्ड पर उत्तराखंड, फिफ्थ पर राजस्थान है। छोटे राज्यों में टॉप पर है सिक्किम, और छोटे राज्यों में निम्न प्रदर्शन करने वाला राज्य है गोवा। तो बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश सेकंड पर है, याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे।
स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता की संक्षिप्त रिपोर्ट, स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। इसमें कहा गया 2011-12 से लेकर 22-23 की अवधि में 171 मिलियन लोग अत्यंत निर्धनता की स्थिति से बाहर निकल आए हैं। ग्रामीण गरीबी 59% से घटकर 32.5% रह गई है, और जबकि शहरी गरीबी जो है 43.5% से घट करके 17.2% रह गई है, ये इन्होंने कहा था। और कई बार आईएमएफ ने भी, वर्ल्ड बैंक ने नोट किया कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से कई सारे भारतीय बाहर आए हैं पिछले 10 वर्षों में। फिस्कल मॉनिटरिंग की रिपोर्ट आई है आईएमएफ के द्वारा, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। इसमें ये कहा गया रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक ऋण वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं जो सार्वजनिक ऋण लिए हुए हैं सबसे ज़्यादा। उसमें सूडान टॉप पर है, जापान सेकंड पर, सिंगापुर थर्ड पर, ग्रीस, फिर बहरीन। हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो का कुल मिलाकर यहाँ पर आंकड़ा बनाया गया है, यानी कि जिस देश का जीडीपी में कर्ज का सबसे ज़्यादा हिस्सा है उनको टॉप पे रखा गया है। तो सूडान, फिर जापान, फिर सिंगापुर, फिर ग्रीस, फिर बहरीन, ये है इसमें। और इंडिया की रैंक इसमें कितनी है? इंडिया की रैंक है 31, जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो कितना पाया गया है? 80%। आगे नमूना पंजीकरण प्रणाली जो एसआरएस की जो रिपोर्ट आई है 2021 की, एसआरएस की रिपोर्ट में भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन जारी किया गया था कि एमएमआर में कैसी प्रगति हुई है भारत में। तो शिशु मृत्यु दर के बारे में देखते हैं पहले। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2014 में प्रति 1000 जन्मों में 39 से घटकर अब ये 27 रह गई है प्रति 1000 जन्म पर। आईएमआर कितनी रह गई है? 27। पहले ये कितना था? 2014 में 39 था। नवजात मृत्यु दर 2014 में प्रति 1026 से घट करके 19 रह गई है। वहीं अगर बात करें जन्म के समय, लिंगानुपात 2014 में 899 से सुधर कर 913 हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर 2021 में कितना है? टीएफआर कितना है? 2.0 पर स्थिर है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.0 आ गई है, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होती है 2.1, उससे भी कम है। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो है 2.1, उससे भी कम आ गई है भारत की ये टीएफआर, याद रखिएगा। इसमें कुछ फिर राज्यों का प्रदर्शन भी गिवन है, जैसे 8 स्टेट्स जिन लोगों ने एसडीजी का टारगेट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो को 70 से कम करने का 2030 तक का अभी से अचीव कर लिया है। वो है केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक। इन सब स्टेट्स ने 2030 का लक्ष्य बहुत पहले ही हासिल कर दिया है, आईएमआर को 70 के आंकड़े से नीचे लाने का। वहीं हाईएस्ट एमएमआर कहाँ पर दर्ज किया गया है? मध्य प्रदेश में, असम में और उत्तर प्रदेश में। यह एमएमआर के मामले में टॉप पर ये 3 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, ये याद रख सकते हैं। एक प्रेस स्वतंत्रता सर्वे कराया गया था प्यू रिसर्च सेंटर, एक अमेरिकन थिंक टैंक इनके द्वारा। इसमें भारत में फेक न्यूज़ और फर्जी खबरों को लेकर व्यापक चिंता है, लेकिन प्रेस स्वतंत्रता की आवश्यकता को लेकर अपेक्षाकृत कम जागरूकता देखी गई है। यानी मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को लेकर तो प्रयास किए जा रहे हैं भारत में, लेकिन प्रेस फ्रीडम को लेकर ज़्यादा लोग सीरियस नहीं हैं। और भारत को यहाँ पर 10वें स्थान पर रखा गया था 35 देशों में से फेक न्यूज़ स्प्रेड करने के मामले में। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 की रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। इसमें कहा गया था मीथेन गैस औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक तापमान में लगभग 30% की वृद्धि के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है। आगे एसआरएस का ये डेटा तो हम देख ही चुके हैं। 2016 से 21 की अवधि में तमिलनाडु, दिल्ली, केरल में 2.35%, 2.23%, 2.05% की दर से जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई है। मतलब टीएफआर में, बर्थ रेट में बेसिकली गिरावट दर्ज की गई है। 2016 से 21 की अवधि में बर्थ रेट में सबसे कम गिरावट कहाँ दर्ज की गई है? राजस्थान में, फिर बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में कम गिरावट दर्ज की गई है। तो बर्थ रेट में डिक्लाइन दर्ज करने के मामले में टॉप पर कौन है? तमिलनाडु, सेकंड पर दिल्ली, थर्ड पर केरल है। इतना ध्यान रखना काफ़ी है। और सबसे कम गिरावट में टॉप पर है राजस्थान, सेकंड पर बिहार है, थर्ड पर छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पर है। इन्होंने उत्तर प्रदेश ने भी कम डिक्लाइन दर्ज किया है। इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 आंकी गई थी, जो हमने अभी डिस्कस किया। बिहार की थी 3.0 टीएफआर। उत्तर प्रदेश की टीएफआर दर्ज की गई थी 2.7। उत्तराखंड ओनली ऐसा स्टेट था जिसने बर्थ रेट में इंक्रीज दर्ज की थी 2016 से 21 के बीच। गुजरात में एशियाई शेरों की जनसंख्या की वृद्धि पर रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट के अनुसार
एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गुजरात में है, गिर फॉरेस्ट में। और 1990 के दशक में शेरों के निवास क्षेत्र का विस्तार बढ़ा है, मतलब शेरों का जो हैबिटेट है वो इंक्रीज हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, ये ध्यान रख सकते हैं। एशियाई शेरों की जनसंख्या 2015 से 25 के बीच बढ़ी है, 891 शेर हो गए हैं। ठीक है, गिर फॉरेस्ट ये भारतीय शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वित्त वर्ष 2025 में भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रिपोर्ट आई थी आरबीआई की। इसमें कहा गया कि नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये डिक्लाइन हुआ है, 96% से घटा है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें 0.4 बिलियन ये आया था फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 10.1 बिलियन आया था। तो नेट जो एफडीआई है ये घटा है। नेट एफडीआई घटा इसलिए क्योंकि भारत की कंपनियां ना दूसरे देशों को भी व्यापार दे रही हैं बाहर जा करके, इस वजह से नेट एफडीआई घटा है। क्रॉस एफडीआई के बारे में बात करें तो ये हाई रहा है। ठीक है, और 75% एफडीआई जो है कहाँ से सोर्स किया गया था? सिंगापुर से, मॉरिशस से, यूएई से, नीदरलैंड से और यूएस से। ये टॉप एफडीआई सोर्स कंट्रीज थे, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई, नीदरलैंड और यूएस। अप्रैल मंथ में देख लेते हैं हम लोग रिपोर्ट्स इंडेक्स में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आई थी हुरून की। हुरून, ब्लूमबर्ग इनकी रिच लिस्ट वगैरह आती रहती है। एलन मस्क यहाँ पे टॉप पर थे, जेफ बेजोस सेकंड पर, मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर थर्ड पर आ गए थे। 3 भारतीय व्यक्ति जो लिस्ट में शामिल हैं, 17वें नंबर पर मुकेश अंबानी एंड फैमिली, गौतम अडानी 18th पर और रोशनी नादर मल्होत्रा 36 पर। महिलाओं के लिए अलग से हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई थी। इसमें शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? रोशनी नादर मल्होत्रा। तो विमेन की लिस्ट में टॉप 10 में ये शामिल हुई थी और दुनिया भर की रिच महिलाओं की लिस्ट में 5वें स्थान पर है। भारत की सबसे अमीर महिला, देश की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति है रोशनी नादर मल्होत्रा, यहाँ पे कहा गया था। हुरून की रिच लिस्ट में ग्लोबली किसी भी बिजनेसमैन ने टॉप 10 में जगह नहीं बनाई। ये लिस्ट भारत में 17वें नंबर से शुरू होती है, मुकेश अंबानी एंड फैमिली से। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। इकोनॉमिक आउटलुक, हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ। कई बार सिंपली इतना ही पूछ लेंगे आपसे। आगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये IQ एयर की आई थी। सर्वाधिक प्रदूषित हवा के मामले में जो कौन से देश थे? चैड। ठीक है, चैड फर्स्ट पर, बांग्लादेश, पाकिस्तान थर्ड पर और फोर्थ पर कॉन्गो रिपब्लिक। भारत को 5th पर रखा गया था, इसमें एयर क्वालिटी के मामले में 5th पर रखा गया था। और शहरों के बारे में बात करें तो शहरों को जगह दी गई थी। सबसे प्रदूषित शहरों में 2nd पर दिल्ली था और फिर 4th पर मुल्लांपुर था भारत का। फरीदाबाद 6th पर था, लोनी 9th पर और 10th पर न्यू दिल्ली। तो टॉप 10 में शीर्ष प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल थे? 5 करीब, याद रखा जा सकता है। इसके बाद टाइम मैगजीन की 2025 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची आई थी। टाइम मैगजीन ने विश्व के सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस और देश भर के नेताओं को शामिल किया गया था। इसमें किसी भारतीय को नहीं शामिल किया, जाहिर सी बात है लिस्ट बायस्ड है। ठीक है, एटलीस्ट बांग्लादेश के जो एडवाइज़र है उनसे तो अच्छा ही हमारे यहाँ पर लोग, कई सारे लीडर्स। लेकिन टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में किसी को जगह नहीं दी। वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल की भारतीय मूल की एक CEO है रेशमा केवल रमानी, इनको 100 में जगह दिया गया था। लेकिन अगेन ये भारतीय सिटीजनशिप की नहीं है, US की हैं। ठीक है, या दूसरे देश की हैं, भारतीय रूट्स की हैं कुल मिला करके। आगे भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर रिपोर्ट आई थी ILO की। सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर रिपोर्ट आई थी। इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज ये डबल होने की उम्मीद, मतलब डबल हो गई है 2024 में 2021 की तुलना में। 48.8% लोग अब सोशल सिक्योरिटी कवरेज से कवर्ड हैं, ILO ने कहा था। ठीक है, और महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी 22% से बढ़कर के 40.3% इंडिया में हो गई है, ये भी कहा गया था। तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में विमेन की भागीदारी बढ़ी है। आगे बढ़ जाएंगे। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट, ये यूनेस्को ने जारी की थी। बस इतना ही ध्यान रखना जरूरी है। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन पर रिपोर्ट यूनेस्को ने जारी की थी, इतना ध्यान रखना काफ़ी है। प्रौद्योगिकी और नवाचार पर रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये अंकटाड ने जारी की थी। अंकटाड ने इंडिया को यहाँ पर 170 कंट्रीज़ में 36 नंबर पर रखा गया था, याद रख सकते हैं। इंडिया को 36 नंबर पर रखा गया था रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में 2025 में। 2022 में ये रैंक थी 48वीं।
इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है। आगे बढ़ जाएंगे, पंचायत उन्नति सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। अगेन इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपको लगेगा कि ये क्या ही जरूरी है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें राज्यों को एक तरीके से कम्पिटेटिव वे में नहीं शो किया गया है। इसमें सिर्फ राज्यों में जितनी पंचायतें हैं उनको रैंक दिया गया है, राज्यों को नहीं रैंक दिया गया है। मतलब कौन सा राज्य किस राज्य से ज़्यादा अच्छा ये नहीं पता चलेगा, हालांकि किस राज्य की पंचायतें ज़्यादा अच्छी हैं सिर्फ ये पता चल पाएगा। ठीक है, मतलब कंपटीशन वाली भावना इसमें नहीं रखी गई है, इसमें पंचायतों को इंडिविजुअली रैंक दिया गया है। ठीक, तो अब बेहतर मानक प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गुजरात यहाँ पे टॉप पर आ जाएगा पंचायतों की संख्या के मामले में, यानी कि जिन पंचायतों को ज़्यादा अच्छी रैंक दी गई है उनके नंबर के मामले में गुजरात टॉप पर है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। और ज़्यादा आकांक्षी पंचायतें यानी जिनका स्कोर कम है वो पंचायतें कहाँ पाई गई हैं? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में आकांक्षी ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण भाग देखा गया है। ये इसमें आया है। कोई भी ग्राम पंचायत पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करता नहीं रही है, मतलब 100% स्कोर किसी का नहीं रहा है। PAI स्कोर के लिए क्या क्या इन्होंने यूज़ किया है थीम, ये लिखा हुआ है। थीम 1 गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त पंचायत, थीम 2 स्वस्थ पंचायत, थीम 3 बाल मित्र पंचायत, थीम 4 जल पर्याप्त पंचायत, थीम 5th है स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाली पंचायत, थीम 6 और सामाजिक सुरक्षा वाली पंचायत, सुशासित पंचायत, महिला मित्र पंचायत। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से इसमें इंडिकेटर्स और उनके पॉइंट्स बनाए गए थे। 794 पॉइंट्स में से जो जितने भी पॉइंट्स पर पंचायत ने स्कोर किए उस हिसाब से रैंक किया गया है। ठीक है, इसको कहा गया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, PAI। करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इसमें स्कोर दिया गया है देश भर में, याद रखा जा सकता है। और इसमें अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में परफॉर्मेंस की कैटेगरीज कौन कौन सी थी, तो फुल अचीवर जिनका स्कोर 90+ है ओवरऑल, फ्रंट रनर्स जिनका स्कोर 85 से 90 है, बेटर परफॉर्मर ग्राम पंचायत जिसका स्कोर 60 से 75 आएगा, एस्पिरेंट ग्राम पंचायत जिसका स्कोर 40 से 60 के बीच, और बिगिनर ग्राम पंचायत जिसका स्कोर 40 से कम आएगा। ये कैटेगरी आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में कैटेगरी बताइए, किस कैटेगरी में को क्या स्कोर मिलता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। वही यहाँ पे गिवन है। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स रिपोर्ट आई थी, मतलब ऑटोमोबाइल बनाने के मामले में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 7.1% शेयर भारत का है ग्लोबल GDP ऑफ ऑटोमोटिव सेक्टर में। जितना बड़ा ऑटोमोटिव सेक्टर का आकार है उसमें 7.1% भाग भारत का है, और ग्लोबल व्हीकल प्रोडक्शन में भारत का रैंक है 4th। वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक चौथे ही है। वाहन उत्पादन के मामले में वैश्विक वाहन उत्पादन में भारत की रैंक चौथी है, और वैश्विक कल पुर्जे कारोबार में भारत की मात्र 3% की हिस्सेदारी है। एंड जो ऑटो पार्ट्स हैं भारत में बहुत कम बनते हैं, ज़्यादातर इंपोर्ट पर निर्भर है भारत। आ जाएंगे मार्च मंथ पे। मार्च मंथ में हैप्पीनेस इंडेक्स आता है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 2025 में 118वीं, और फिनलैंड लगातार 8वीं बार टॉप पर आया है, डेनमार्क फिर आइसलैंड, और इसमें भी यूरोपियन कंट्रीज ही टॉप करती हैं। सबसे अच्छा जो स्थान है वो किसका रहा है? यूरोप का रहा है, यूरोप कॉन्टिनेंट का। वर्ष 2024 में भारत का स्थान कितना था? 126वां, और रिलीज डेट क्या है? 20 मार्च 2025। 147 कंट्रीज को यहाँ पर 6 पैरामीटर्स पर नापा जाता है: GDP पर कैपिटा, सोशल कोऑपरेशन, हेल्दी लाइफ, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। ये किसके द्वारा छापी जाती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या इंडेक्स, गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क एंड एडिटोरियल बोर्ड ऑफ WHR। आगे फ्री स्पीच इंडेक्स। फ्री स्पीच इंडेक्स फ्यूचर ऑफ स्पीच थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया था। फ्री स्पीच के मामले में टॉप पर नॉर्वे है, फिर डेनमार्क है, फिर हंगरी है। इंडिया की रैंक है इसमें कम, 24वीं। और इस रिपोर्ट का टाइटल था हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच। शीर्ष 10 सबसे बड़े हथियार आयातक देशों की सूची आई थी सीपरी के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करने के मामले में टॉप पर है यूक्रेन, क्योंकि उसके बाद युद्ध लड़ रहा है, और सेकंड पर इंडिया है, थर्ड पर कतर है, 5th पर पाकिस्तान है। आवर्जन सूचकांक यानी कि इमिग्रेशन इंडेक्स आया था रेमेटली का, तो इमिग्रेशन इंडेक्स के मामले में टॉप पर है आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, फिर लग्जमबर्ग। इंडिया यहाँ पर है 75th पर है इमिग्रेशन इंडेक्स के मामले में।
कुल मिलाकर 82 देशों को इसमें रैंक किया गया था। आगे ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 की जो रिपोर्ट आती है बड़ी जरूरी होती है। टॉप पर बहुत बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड इसमें रहते हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। और 2025 में शीर्ष 5 सबसे मूल्यवान ब्रांड भारत के कौन से थे? 500 में से 60वीं रैंक थी यहाँ पर टाटा ग्रुप की, इंडिया की तरफ से पहली रैंक। इन्फोसिस सेकंड पर और टोटल रैंक 500 में से 132वीं। एचडीएफसी ग्रुप की 164वीं रैंक 500 में से, और 177वीं एलआईसी की, और फिफ्थ पर रिलायंस। तो ये 5 जो मतलब भारतीय ब्रांड थे, ब्रांड फाइनेंस की लिस्ट में शामिल थे, टॉप 5। ये याद रख सकते हैं। यही आपसे पूछेंगे कौन कौन से ब्रांड्स को जगह मिली थी? टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, एचडीएफसी ग्रुप, एलआईसी और रिलायंस। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था स्थिति की रिपोर्ट, इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट या साइड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, लेकिन डिजिटल उपयोगकर्ता व्यय में भारत का स्थान 28वां है। यानी कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी आफ्टर यूएस एंड चाइना, बट रैंक्स 28th इन डिजिटल यूजर स्पेंडिंग। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी तीसरी सबसे बड़ी है यूएस और चाइना के बाद। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट, ये प्रधानमंत्री जी ने जारी की थी। फर्स्ट डॉल्फिन सेंसस था ये, रिवर डॉल्फिन सेंसस। इसमें 28 रिवर में डॉल्फिन को गिना गया था 8 स्टेट्स में, और इसमें गंगा रिवर और ट्रिब्यूटरीज का मेन रोल रहता है। मतलब यहीं पर गंगा डॉल्फिन ज़्यादा पाई जाती हैं, गैंगटिक डॉल्फिन। सबसे ज़्यादा गैंगटिक डॉल्फिन कहाँ पाई गई इन 8 राज्यों में? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा नंबर है, सेकंड पर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर असम है, फिर झारखंड है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब में सिर्फ 3 डॉल्फिन है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, विमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। ये रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की थी। इनके अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में स्वनिगरानी महिलाओं का 49% भाग है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की जीडीपी 1 दशक में दोगुनी हुई है, ये आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी की थी। पिछले 10 वर्षों में अपने सकल घरेलू उत्पाद को 105% की दृष्टि से दोगुना कर लिया भारत ने, ये बताया गया था यहाँ पे। और 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर के भारत की इकोनॉमी 4.3 ट्रिलियन हो गई है। आईएमएफ के अनुसार 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था भारत, जो है यूएस, चाइना और जर्मनी और जापान के बाद। आगे हम लोग बढ़ेंगे। फेब मंथ में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा आता है। टॉप पर डेनमार्क है इसमें, फिर फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है। भारत का स्थान इसमें 96वां, 96। भारत का स्थान 93वां था। 2023 में भारत का स्थान खराब हुआ है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। 2025 में सबसे ज्यादा रक्षा बजट वाले शीर्ष 10 देशों की सूची आई थी। इसमें अमेरिका टॉप पर रहता है हमेशा ही, फिर चाइना सेकंड पर, या रशिया का कई बार होता है, चाइना सेकंड पर, रशिया थर्ड पर, फोर्थ पर भारत है। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के हिसाब से। विश्व के 10 शक्तिशाली देशों की सूची फोर्ब्स ने निकाली थी। जाहिर सी बात है ये इसको टॉप पर रखेंगे अमेरिका को, चाइना को सेकंड पर रखा था इन्होंने, रशिया को थर्ड पर, यूके को फोर्थ पर, जर्मनी को फिफ्थ पर, इंडिया को सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में इनके हिसाब से 12वें पर होना चाहिए। 12वें पर रखा गया था फोर्ब्स के द्वारा पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में। विश्व की शीर्ष 10 महिला अरबपतियों की सूची जारी की गई थी फोर्ब्स के द्वारा। एलिस वॉल्टन वॉलमार्ट से टॉप पर, फ्रैंकोई बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली लॉरियल ग्रुप की जो कह सकते हैं फैमिली है, ये सेकंड पर, जूलिया कोच एंड फैमिली कोच इंडस्ट्रीज की थर्ड पर, जैकलीन मार्स फोर्थ पर, राफेला ये फिफ्थ पर, एबिगल जॉनसन ये सिक्स्थ पर, और 7 पर सावित्री जिंदल एंड फैमिली को रखा गया था। जेएसडब्ल्यू स्टील्स से जुड़ी फैमिली है। 7 पर सावित्री जिंदल को, भारत से पहले स्थान पर। ठीक है, फोर्ब्स के बिलियनियर्स फीमेल की लिस्ट में वैश्विक स्तर पर फोर्थ पर है सावित्री जिंदल एंड फैमिली, ये ध्यान रखिएगा, सावित्री जिंदल एंड फैमिली। राज्य वित्त 2024-25 के बजट का अध्ययन ये किया गया था आरबीआई के द्वारा। इसमें कहा गया था कि वित्त वर्ष 2025 के लिए लोवेस्ट डेट टू जीएसडीपी रेशियो वाले स्टेट्स, यानी कि जिन राज्यों का कर्ज सबसे कम है, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तेलंगाना, इनका कर्ज सबसे कम है। और जिनका कर्ज सबसे ज़्यादा है उनके मामले में अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, नागालैंड, मेघालय, इन राज्यों का कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। ये आरबीआई ने रिपोर्ट निकाली थी।
ये 10 फेब 2025 को आई थी, ज़रूरी हो सकती है एग्ज़ाम के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अ, निर्वाचन डेटा सेट जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आदत है कि जब भी कोई लोकसभा चुनाव होता है, करीब 1 वर्ष 6 महीने बाद वो पूरा डेटा सेट जारी करते हैं कि कितने पोलिंग स्टेशंस थे, सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन कौन-सा था और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा मतदाता थे, सबसे कम कहाँ पर थे। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, ठीक है? सर्वाधिक नामांकन वाला संसदीय क्षेत्र कौन-सा था? मल्काजगिरी। मतलब यहाँ पर कितने लोग चुनाव में खड़े हुए थे लोकसभा सीट में? 114, मल्काजगिरी। और उत्तर प्रदेश में पोलिंग स्टेशन सर्वाधिक थे। ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा वहीं पर सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन। लक्षद्वीप में सबसे कम पोलिंग स्टेशन थे। पुडुचेरी में सर्वाधिक महिला मतदाता प्रतिशत गया था। केरल में केरल दूसरे स्थान पर था मतदाता प्रतिशत महिला मतदाता प्रतिशत के मामले में, ठीक है। आगे क्या-क्या दिया गया था आंकड़ा? महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा रही थी पुरुषों से। 2019 के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 में 800 महिला उम्मीदवार खड़ी हुई थी चुनाव में। 2019 में संख्या 726 थी। अब महाराष्ट्र में सर्वाधिक महिला उम्मीदवार खड़ी हुई थी लोकसभा चुनाव 2024 में 111, उत्तर प्रदेश में 80 खड़ी हुई थी और तमिलनाडु में 170। लोकसभा चुनाव में थर्ड जेंडर वोटर की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई थी। थर्ड जेंडर मतदाताओं की सबसे ज़्यादा संख्या देखी गई थी तमिलनाडु में। तो ये सब डेटा सेट आया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, मल्काजगिरी के बारे में ध्यान रखिएगा कि वोटर काउंट के मामले में भी सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी था मल्काजगिरी। राज्यों में पंचायतों का अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति पर एक रिपोर्ट आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से जारी की गई थी। इसमें जो इंडिकेटर्स हैं ये देख लीजिए, पहले इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 13 फेब को रिपोर्ट आई थी। 6 डायमेंशंस पर, ठीक है, 6 डायमेंशंस पर पंचायतों को यहाँ मतलब राज्यों को रैंक किया गया था कि वो कितना डिवोल्यूशन कर रहे हैं। फ्रेमवर्क, फंक्शंस, फाइनेंस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट और अकाउंटेबिलिटी। मतलब राज्य इन डायमेंशंस में कितना डिवोल्यूशन कर रहे हैं, कितने चीज़ों को हस्तांतरण कर रहे हैं पंचायतों को, उस पर रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स पर है, जैसे फ्रेमवर्क ट्रांसफर के मामले में टॉप पर केरल है, फंक्शंस के मामले में टॉप पर तमिलनाडु है, फाइनेंसेस के मामले में टॉप पर कर्नाटक था, ठीक है, ये आया था। कैपेसिटी इन्हेंसमेंट में तेलंगाना यहाँ पर टॉप पर था। फंक्शनरीज के मामले में गुजरात टॉप पर, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के मामले में कर्नाटक टॉप पर आया था। ये तो इंडिविजुअल आपके हो गए। मेरे हिसाब से इंडिविजुअल तो आयोग नहीं पूछेगा, ठीक है, पूछेगा भी तो आपके पास डेटा है। लेकिन जो चीज़ पूछी जा सकती है वो क्या है कि टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पंचायत डिवोल्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन या डिवोल्यूशन के मामले में, पंचायत डिवोल्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन इंडेक्स में जो टॉप 10 स्टेट्स हैं इनकी सूची देख लीजिए और जिनका स्कोर 55 से ज़्यादा रहा है। वो कर्नाटक टॉप पर है पंचायत डिसेंट्रलाइजेशन के मामले में। ओवरऑल सभी अगर इंडिकेटर्स को एवेलुएट किया जाए, कर्नाटक टॉप पर, सेकंड पर केरल, थर्ड पर तमिलनाडु, फोर्थ पर महाराष्ट्र, फिफ्थ पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का स्थान पंचायत डिवोल्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन इंडेक्स में फिफ्थ, 7th पर गुजरात है और राजस्थान 8th पर, 9th पर वेस्ट बंगाल और 10th पर छत्तीसगढ़ है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनका स्कोर 50 से 55 के बीच रहा है। सो ये मीडियम स्कोरिंग स्टेट्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक में शीर्ष 10 देश हैं, शीर्ष 10 प्रदेश, माफ कीजिएगा, राज्य जो हैं, इनकी सूची एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। एग्जाम में आने लायक है इस साल, काफ़ी एक्सपेक्टेड है इस साल के सभी एग्जाम्स के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार पर जो रिपोर्ट आई नीति आयोग की, इसमें राज्यवार प्रदर्शन बताया गया है। एक्सपैंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, इसको भी इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इसमें जो पैरामीटर्स रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं? पैरामीटर्स इसमें रहे हैं स्टेट्स और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के परफॉर्मेंस पर जो है फोकस किया गया इसमें। स्टेट वाइज परफॉर्मेंस में टॉप परफॉर्मर स्टेट रहे हैं तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड। टॉप 3 जरूर ध्यान रखिएगा, केरला भी है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, ये टॉप परफॉर्मर स्टेट्स हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के मामले में। एस्पायरिंग स्टेट्स रहे हैं छत्तीसगढ़, नागालैंड, झारखंड, बिहार। डिकेडल ग्रोथ के मामले में केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में डिकेडल ग्रोथ शो की है। रीजनल डिस्पैरिटीज़ के बारे में आया कि जैसे
कर्नाटक की रैंक फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ कॉलेज डेंसिटी में, तेलंगाना आंध्रा के बाद, लेकिन जो मणिपुर, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट है यहाँ पर कॉलेज डेंसिटी काफ़ी कम है। डेंसिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, सिक्किम में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है यूनिवर्सिटी की, जाहिर सी बात है कम पॉपुलेशन होने की वजह से, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कॉलेज कम है, इस वजह से कॉलेज डेंसिटी यहाँ पे कम है। एजुकेशन एक्सपेंडिचर के मामले में जैसे J&K खर्चा करता है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद मणिपुर और दिल्ली। मणिपुर और वहीं दिल्ली जो है सबसे कम खर्चा करता है एजुकेशन में। एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन, बिहार का लिस्ट, बिहार जो है हायर एजुकेशन के में स्पेंडिंग के मामले में टॉप पर है, जबकि जम्मू कश्मीर सेकंड पर है, फिर मणिपुर है, फिर तेलंगाना। रीजनल डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिलती है, कोई स्टेट हायर एजुकेशन में ज़्यादा खर्च करता है, कोई कम करता है, तो ये सब है। फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी अक्टूबर से दिसंबर 2024 की, तो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये सिंपली ये पूछा जा सकता है। ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। तो इसमें जो ट्रेंड्स है कई बार वो पूछ लेते हैं, आंकड़े नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये पूछेंगे कि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है कि घटा है, तो बढ़ा है। महिलाओं के बीच LFPR ये 2023 के दौरान 25% से बढ़ा है, अब बढ़ गया है, ठीक है। और 15 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच श्रम आबादी अनुपात ये बढ़ा है कि घटा है, तो बढ़ा है। तो यही सब आपसे पूछेंगे, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR अमंग पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव इन अर्बन एरियाज, ये बढ़ा है। LFPR फॉर मेल्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव, ये अर्बन एरियाज में बढ़ा है। LFPR अमंग वीमेन एज्ड 15 ईयर्स और मोर, अर्बन एरियाज में इनका पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। इस सर्वे के अनुसार वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अमंग पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव इन अर्बन एरियाज, ये बढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव इन अर्बन एरिया से डिक्लाइन हुआ है। वहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग मेल्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव ये स्टेबल रहा है, रिमेन स्टेबल एट 5.8% ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर 2023। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फीमेल्स में जो 15 ईयर या उससे ऊपर की है ये घटी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये घटी है। भले ही आपके आसपास सब बेरोजगार दिख रहे हो, लेकिन सरकारी आंकड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये फीमेल्स एज 15 ईयर्स एंड अबव में अनएम्प्लॉयमेंट घटी है। आगे जनवरी मंथ पे आ जाते हैं। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स ये जनवरी जुलाई में अपडेट होता है, जनवरी वाला देख लेते हैं। सिंगापुर टॉप पर है, फिर जापान है, भारत की रैंक इसमें 85 है, 85। अब अगली ये रैंकिंग कब अपडेट होगी? जुलाई 2025 में। इंडिया की रैंक कितनी है? 85, ही ध्यान रखिएगा। UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये जारी की जाती है UNFPA के द्वारा, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, और मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ की लिस्ट 2024 तक। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर मुंबई की, फिर कोलकाता की, फिर बेंगलुरु की, और 5th पर चेन्नई। दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या, या फिर मुंबई, फिर कोलकाता, फिर बेंगलुरु, फिर चेन्नई। ये मुझे लगता है क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री अब चाइना नहीं है, अब इंडिया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका टॉप पर, रशिया सेकंड पर, भारत यहाँ पर है 4th पर, चीन के बाद 4th पर भारत है फायर पावर इंडेक्स में। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं की रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये UN जारी करता है। जनवरी में आई थी रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की गई थी, मतलब वर्ल्ड बैंक ने जारी की थी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, GEP रिपोर्ट। इसके हिसाब से GDP की वृद्धि दर भारत के लिए आंकी गई थी 2025-26 के लिए 6.7 और 26-27 के लिए भी सेम 6.7। भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 ये CR पाटिल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा जारी की गई थी। इसमें कोई राज्यवार आंकड़े आए नहीं थे। उत्तर पूर्व राज्यों में भूजल के 100% नमूने सिंचाई के लिए उत्कृष्ट श्रेणी में आंके गए थे। आगे भारत की तटरेखा 5 दशकों में लगभग 2 गुना बढ़ गई थी, ये रिपोर्ट आई थी यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से। तो गुजरात में तटरेखा बढ़ गई थी और गुजरात में सर्वाधिक वृद्धि की गई थी। गुजरात सर्वाधिक यहाँ पे ग्रोथ रजिस्टर किया था अपनी कॉस्ट लाइन की लेंथ की ग्रोथ में। पश्चिम बंगाल में वृद्धि हुई थी, पश्चिम बंगाल में तटरेखा अब 721 पहुंच गई है। तमिलनाडु की तटरेखा
जो है आंध्र प्रदेश की तटरेखा के आंकड़े से आगे निकल गई है। तो तमिलनाडु की जो कोस्ट लाइन है आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन से बड़ी हो गई है। ये बहुत जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टैटिक फैक्ट अब अपडेट हो चुका है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की तटरेखा के आंकड़े से आगे निकल गई तमिलनाडु की कोस्ट लाइन। कहाँ की तटरेखा कम हुई है? पुडुचेरी। पुडुचेरी की तटरेखा में कमी आई है। केरल में सबसे कम वृद्धि हुई है कोस्ट लाइन में। तो कोस्ट लाइन की जो लेंथ हम 7516 याद करते थे, अब एनसीईआरटी में आंकड़ा अपडेट हो गया है 11,098। 2023-24 तक जो है कोस्ट लाइन है भारत की, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन भारत की है 11,098 किलोमीटर, पहले थी 7516 किलोमीटर्स। और अभी भी गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। आगे लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स की जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट आती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से। इसमें राज्यों को पहले तो कैटेगराइज किया जाता है। कैटेगराइज किया जाता है किस फॉर्म में कैटेगराइज किया जाता है? तटीय राज्य कोस्टल ग्रुप स्टेट्स की श्रेणी में, लैंडलॉक्ड ग्रुप स्टेट्स की श्रेणी में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की श्रेणी में और यूटीज की श्रेणी में, और फिर रैंक किया जाता है। और ये कौन कौन से पिलर्स पे आधारित है? ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस अक्रॉस 4 की पिलर्स: लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। सो कोस्टल ग्रुप स्टेट्स के बारे में बात करें तो अचीवर स्टेट्स कोस्टल ग्रुप में रहे थे गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु। फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, गोवा यहाँ पर रहे थे। एस्पायरिंग स्टेट्स में केरला, वेस्ट बंगाल। लैंडलॉक ग्रुप स्टेट्स में अचीवर स्टेट्स में रहे थे हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स में अचीवर की श्रेणी मिली थी उत्तर प्रदेश को। ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को लीड्स इंडेक्स में कौन सा कैटेगरी मिला है, तो अचीवर की श्रेणी। फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स में बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। एस्पायरिंग स्टेट्स की कैटेगरी में छत्तीसगढ़, झारखंड रहे थे। और यूटीज की कैटेगरी में अचीवर, चंडीगढ़, दिल्ली। फास्ट ग्रोइंग दादर नगर हवेली, दमन दीव, JNK, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। और एस्पायरिंग में अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लद्दाख। ये लीड्स इंडेक्स ध्यान रखिएगा। इसमें कोई स्कोर नहीं होता है, कोई रैंक नहीं होती, सिर्फ कैटेगरी वाइज आपको ध्यान रखना है। जैसे उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में रखा गया था? अचीवर की श्रेणी में। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये आया था नीति आयोग का, इसको भी पूछा गया था यूकेपीएससी प्रीलिम्स पेपर में। यूकेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2025 में पूछा गया था कि टॉप स्टेट कौन है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर है अचीवर श्रेणी में ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़ है, देन गोवा, फिर झारखंड, फिर गुजरात है। वहीं पर फ्रंट रनर श्रेणी में महाराष्ट्र टॉप पर है, उत्तर प्रदेश सेकंड पर है फ्रंट रनर कैटेगरी में, तेलंगाना थर्ड पर है, मध्य प्रदेश फोर्थ पर है और कर्नाटक फिफ्थ पर है। और परफॉर्मेंस श्रेणी में टॉप पर है तमिलनाडु, सेकंड पर राजस्थान है, थर्ड पर बिहार है। बिहार को किस कैटेगरी में रखा है? परफॉर्मर की कैटेगरी में। ये BPSC 71st में जो लोग अपीयर होंगे सितंबर में, वो ध्यान रखिए इसको। एस्पिरेशनल की श्रेणी में केरल यहाँ पर रखा गया है। एस्पिरेशनल की श्रेणी में केरल फर्स्ट पर है, पश्चिम बंगाल सेकंड पर है, आंध्र प्रदेश थर्ड पर है। अलग अलग जो डायमेंशंस हैं उनमें भी रैंकिंग दी गई है। मेरे हिसाब से ये पूछा नहीं जाएगा कि व्यय की गुणवत्ता के मामले में टॉप पर कौन है, क्योंकि जो 5 की इंडेसेस हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी, इनके कह सकते हैं लिहाज से भी रैंकिंग दी गई है। आप देख सकते हैं जैसे राजकोषीय विवेक में राज्यों की रैंक में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? 6th। और ऋण सूचकांक में छत्तीसगढ़ सेकंड पर है, और जो है उत्तर प्रदेश 13 पर है राजस्व जुटाने के मामले में, और 7th पर है व्यय की गुणवत्ता के मामले में, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर के मामले में। तो इस तरीके से भी रैंक दिया गया है। मेरे हिसाब से ओवरऑल रैंक जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे ओडिशा टॉप पर है, ये यूकेपीएससी में पूछा गया था। आगे बढ़ जाएंगे अब लोग। अब आ जाएंगे दिसंबर मंथ पे। दिसंबर में रेमिटेंस रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। विदेशों से अपने देश में, स्वदेश में पैसे भेजने के मामले में, जिसको रेमिटेंस बोला जाता है, टॉप पर है इंडिया, फिर मैक्सिको है, फिर चाइना है। इंडिया, मैक्सिको, चाइना। और इंडिया का शेयर ग्लोबल रेमिटेंस में 14.3% है। ये ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रिपोर्ट फोर्ब्स की आई थी। इसमें उर्सुला वॉन डर लेयन को टॉप पर रखा था बेल्जियम से, क्रिस्टीन लगार्ड को जर्मनी से सेकंड पर, जॉर्जिया मेलोनी थर्ड पर, क्लाउडिया शिनबॉम फोर्थ पर। और भारत की 3
सबसे शक्तिशाली महिलाएं 28वें स्थान पर निर्मला सीतारमण जी, 81वें पर रोशनी नादर मल्होत्रा और 82वें पर किरण मजूमदार शॉ। ये हैं। ये इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, देख लीजिएगा। आगे यात्रा और पर्यटन सूचकांक आया था, ये WEF की तरफ से आता है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में टॉप पर अमेरिका, सेकंड पर स्पेन, थर्ड पर जापान। भारत का स्थान इसमें है 39th। और 2021 में जब इंडेक्स आया था तो 38वें स्थान पर भारत था। अब भारत है 39वें स्थान पर WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 39वें स्थान पर है। 39 पर 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जारी की थी। पश्चिम बंगाल और राजस्थान देश भर से प्रवासियों की आवाजाही के नए केंद्र रहे थे और उन शीर्ष 5 राज्यों की सूची में इन्होंने जगह बनाई थी जहां भारतीय रेलवे द्वारा अधिक सामान्य या द्वितीय श्रेणी का टिकट लेकर यात्रा करते हैं। 2011 के सेंसस के बाद प्रवासियों की कुल संख्या में गिरावट दर्ज की गई थी। तो आप ये रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो ज़्यादा इसको डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप PDF में इसको एक बार देख लीजिएगा। भारत राज्य की वन स्थिति रिपोर्ट, ये लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। इसका डिटेल्ड वीडियो आप देखिएगा, लेकिन जो मोटा मोटा ये है कि 25.17% का जो टोटल लैंड एरिया है फॉरेस्ट और ट्री कवर से आच्छादित है अब। ठीक है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, इसके अनुसार 71% की दर से रोजगार के मामले में 5वें स्थान पर है केरल। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में केरल 5वें स्थान पर है। केरल का स्थान महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद है। तो महाराष्ट्र यहाँ पर टॉप पर आ गया, सेकंड पर दिल्ली, थर्ड पर कर्नाटक, फोर्थ पर आंध्र और फिफ्थ पर केरल। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट किसने जारी की है? वीबॉक्स ने। भारतीय उद्योग परिसंघ और वीबॉक्स और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इसको जारी किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आ जाएंगे नवंबर मंथ पर। सतत व्यापार सूचकांक, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स हेनरिच फाउंडेशन और IMD ने जारी किया है। भारत की रैंक है इसमें 23वें। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 23वें। टॉप पर है न्यूजीलैंड, सेकंड पर UK और थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की वेरियस रैंक अलग अलग पिलर पर भी दी हुई है, मेरे हिसाब से पूछी नहीं जाएगी, लेकिन इंडिया की रैंक ओवरऑल है 23वें, 23rd। IMF AI रेडीनेस इंडेक्स, IMF ने जारी किया था, इसमें भारत की रैंक है 72वें। यानी कि कौन कौन से देश AI के लिए कितना तैयार है उस हिसाब से रैंक दी गई थी। सिंगापुर टॉप पर है, डेनमार्क, फिर US। इंडिया की रैंक 72। इसके बाद भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी टैक्स पेयर की रिपोर्ट आई थी फॉर्च्यून इंडिया की। सबसे ज़्यादा टैक्स शाहरुख खान ने जमा किया था, फिर विजय ने, थलपति विजय ने, सलमान खान थर्ड पर, अमिताभ बच्चन फिफ्थ पर, विराट कोहली। ये फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट आई थी, सबसे ज़्यादा टैक्स दाताओं की सूची। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट आई थी WIPO के द्वारा। भारत अब पेटेंट आवेदनों के मामले में विश्व में 6ठे स्थान पर आ गया है, ये यहाँ पे जानकारी दी गई थी और यही हमारे लिए ज़रूरी है। और जब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आप लिखें ऐसे वगैरह या अपना आंसर लिखें मेंस पेपर में, तो ये जरूर मेंशन करिएगा ईयर के साथ, 2024 तक ये है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी जरूरी होता है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वॉच के द्वारा, जर्मन वॉच। और इसमें शीर्ष 3 स्थान पर कोई नहीं है, किसी भी देश ने शीर्ष स्थान पर हासिल नहीं किया। टॉप 3 पोजीशन यहाँ पर एम्प्टी है, क्योंकि कोई भी देश ने स्टैंडर्ड मैच नहीं किया था कि वो टॉप 3 में आ सके। और फोर्थ पर यहाँ पर डेनमार्क है, डेनमार्क फोर्थ पर है। नीदरलैंड इसमें फिफ्थ पर है और यूनाइटेड किंगडम सिक्स्थ पर, इंडिया है 10th पर। तो इंडिया पहली बार क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 10 में आ गया है, ये याद रखिएगा। इंडिया की रैंक 2024 में 7th पर थी। ठीक है, पहली बार नहीं, एक्चुअली दूसरी बार आया, क्योंकि 2024 में इंडिया की रैंक थी 7th, इस बार इंडिया की रैंक है 10th। रैंक खराब हुई है भारत की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में। आगे वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट आई है ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 3rd एडिशन आया था, बस यही ध्यान रखिएगा। जारीकर्ता प्रहलाद जोशी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, ये हम बता चुके हैं आपको। उसके बाद जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की थी, वर्ल्ड बैंक ने। जॉब्स एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव की भागीदारी राज्य कौन से भारत में? वर्ल्ड बैंक के साथ साझेदारी में हिमाचल, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। तो ये याद रख सकते हैं आप। वर्ल्ड बैंक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, यानी स्टार्स प्रोग्राम के लिए।
और स्टार्स प्रोग्राम ये 6 स्टेट्स में लागू किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ साझेदारी में। उन्हीं पर ये रिपोर्ट आई थी, जॉब्स एट योर डोर स्टेप। तो ये 6 स्टेट जो है, हिमाचल, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, यहाँ पर स्टार्स प्रोग्राम चलता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जक शहरों की रिपोर्ट आई थी। इसमें एक आ गया था कि शंघाई सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है सभी रीजन्स को मिला करके। फिर टोक्यो का नंबर आता है, टोक्यो के बाद न्यूयॉर्क का, फिर ह्यूस्टन का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में। फिर अक्टूबर मंथ पे आ जाएंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी बहुत जरूरी होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 ये जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड नामक संगठन और वर्ल्ड हंगर लाइफ के द्वारा। वर्ल्ड हंगर लाइफ ये जर्मनी का संगठन है और कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये आयरलैंड का है। टॉप पर इसमें बेलारूस को रखा गया था, मतलब जितनी अच्छी रैंक है उतनी भुखमरी वहाँ पे कम है। बेलारूस टॉप पर, बोस्निया हर्जेगोविना सेकंड पर, संयुक्त रूप से थर्ड पर चिली, और इंडिया की रैंक इसमें रखी गई थी 105वीं। इंडिया की रैंक इसमें रखी गई थी 105वीं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश जैसे फोर्थ पर चाइना है, श्रीलंका की रैंक इनसे अच्छी है, भारत की, नेपाल की अच्छी बताई गई है, म्यांमार की, बांग्लादेश की और पाकिस्तान की बस खराब है, 109 नंबर पर है। इंडिया का स्कोर इस बार इंडेक्स में है 27.3 और इंडिया को सीरियस हंगर की कैटेगरी में रखा गया है। 10 अक्टूबर को रिपोर्ट आई थी और ये 4 इंडिकेटर पर आधारित है। ये हंगर इंडेक्स, ये याद रखना है आपको। 4 इंडेक्स कौन कौन से? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 4 इंडिकेटर्स हैं, यानी कि कुपोषण, बच्चों में वजन में कमी, बाल नाटापन और बाल मृत्यु दर। आगे है विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जारी किया जाता है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया की रैंक है 84th। टॉप पर कौन है? हांगकांग। टॉप पर हांगकांग है, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक है 84th इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में। आईएमडी की प्रतिभा रैंकिंग जो आती है, आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा जारी की जाती है। प्रतिभा रैंकिंग में टॉप पर जो देश है वह है स्विट्जरलैंड और सिंगापुर भी टॉप पर है, मतलब दोनों ही। थर्ड पर लक्समबर्ग है और 30th पर चाइना है, 58 पर इंडिया है। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में इंडिया की रैंक है 58th और 2023 में इंडिया की रैंक क्या थी? 56th। रैंक भारत की खराब हुई है टैलेंट रैंकिंग में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? biodb.com द्वारा, गोल्डमैन सोनेटफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज एट बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो टॉप 3 कंट्रीज ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में यूरोपियन ही है, लक्समबर्ग, एस्टोनिया और डेनमार्क। लक्समबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क। भारत की रैंक काफ़ी खराब है, 176वीं, और 180वीं रैंक पर किरीबाटी है। भारत की रैंक है 176वीं। भारत को स्कोर मिला है 45.5 100 में से, और 176वें रैंक पर है भारत, जिसमें ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। आगे है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, इसमें भारत को रैंक दी गई थी 79th और टॉप पर था डेनमार्क। इंडिया की रैंक है 79th रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में। लिविंग प्लैनेट की जो रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, इसमें कहा गया था कि भारत ज़्यादातर जो मीट प्रोडक्ट्स पर निर्भर नहीं है, भारत प्लांट प्रोडक्ट्स पर निर्भर है, जैसे अनाज, मसूर दाल, सब्जी, ये सब भारत आहार के लिए प्रयोग करता है, तो इससे कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। ये फैक्ट या फिर ये कॉन्सेप्ट जो है असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है कि भारत मांसाहार का उपयोग कम करता है, तो इस वजह से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है। ठीक है। इफ द होल वर्ल्ड वर टू अडॉप्ट इंडियाज कंजम्पशन, अगर पूरा भारत मतलब पूरा विश्व जो है भारत के जैसे खाने पीने लगे, तो 0.84% ऑफ अर्थ लैंड वुड बी रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल फूड प्रोडक्शन बाय द ईयर 2050। अगर भारत जैसे खान पान की आदतें पूरा विश्व अपना ले, तो कृषि के लिए जो भूमि और संसाधन चाहिए वो बहुत कम लगेंगे, ये कहा गया था इस रिपोर्ट में, WWF की रिपोर्ट में। नाबार्ड की एक रिपोर्ट आई थी, ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22। इसमें एक आ गया था कि मंथली एवरेज इनकम जो रूरल हाउस होल्ड की है वो 57.6% से बढ़ी है पिछले 5 सालों में, और जो
हम लोग कह सकते, अच्छा ये केवल ये रूरल हाउस होल्ड के लिए आया है, अर्बन हाउस होल्ड के लिए रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक, तो मंथली एवरेज इनकम ये बढ़ी है रूरल हाउस होल्ड की, नाबार्ड की रिपोर्ट में कहा गया है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये जॉइंटली किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। ये बार पूछा गया था 2024 में ही दिसंबर में कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के जो डायमेंशंस और इंडिकेटर होते हैं वो तो हम शुरुआत में ही बता चुके हैं आपको। 21वीं पशुधन जनगणना जो ये चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम तक पूरी हो पाएगी। ठीक है, अक्टूबर 2024 से फरवरी तक वैसे कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आंकड़े मुझे लगता है कि अगले साल ही जारी किए जाएंगे 2026 में। इस बार जो सेंसस हुआ है इसमें मोबाइल टेक्निक का उपयोग किया गया है और इसमें 16 लाइफ स्टॉक स्पीशी को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस बार का जो लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ है इसमें कितनी प्रजातियों को शामिल किया गया है? 16 प्रजातियों को, 16 पशुधन प्रजातियों को गिना जाएगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना ही ध्यान रखना काफी है। भारत का कुल स्वर्ण भंडार पर जो रिपोर्ट आई थी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पास 510.46 मीट्रिक टन ये इंडिया में स्टोर्ड है और रिमेनिंग गोल्ड रिजर्व के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया है और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा है भारत का 324.01 मीट्रिक टन सोना। अब सितंबर मंथ में आ जाते हैं कंट्रीज विद हाईएस्ट या लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व। एनर्जी एजेंसी यूएस के द्वारा ये कहा गया था कि वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का भंडार है। इनका एस्टिमेट था कि वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व है और सेकंड पर सऊदी है, सेकंड पर सऊदी। इंडिया इसमें 23rd नंबर पर है। भारत वैसे भी ऑयल एक्सपोर्ट मतलब ऑयल इंपोर्ट पर भी ही निर्भर है अपनी 80% से ज़्यादा ऑयल आवश्यकताओं के लिए। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग ये बता चुके हैं, इंडिया का रैंक है 58th इसमें, 58th। आगे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट आई थी। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में टॉप पर वॉलमार्ट है, सेकंड पर अमेजॉन है, टॉप 2 ध्यान रख लेंगे, इतना काफ़ी है। स्टेट ग्रिड चाइना ये 3rd पर है, इसको भी देख लीजिएगा। भारत की जो कंपनियां शामिल हैं उसके बारे में पूछते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है, LIC, इंडियन ऑयल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC ये शामिल हैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में। भारत की कंपनियां 5 इंडियन कंपनीज, रिलायंस, LIC, इंडियन ऑयल, स्टेट बैंक, ऑयल एंड नेचुरल गैस। टाइम की विश्व की सर्वश्रेष्ठ 2024 की कंपनियों की लिस्ट आई थी, इसमें एप्पल टॉप पर है, एप्पल टॉप पर, एक्सचेंजर, फिर 3rd पर माइक्रोसॉफ्ट है शीर्ष 3 कंपनीज में। और जो है टॉप 4 कंपनीज इन द वर्ल्ड ऑन टाइम्स लिस्ट, मतलब भारत की कंपनी जो इस लिस्ट में शामिल है HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो और महिंद्रा ग्रुप। HCL, इन्फोसिस, विप्रो, महिंद्रा ग्रुप ये शामिल है इस लिस्ट में भारत की कंपनीज के फॉर्म में। टाइम मैगजीन की सूची थी। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI की सूची आई थी टाइम मैगजीन के द्वारा। इसमें अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया था भारतीय के तौर पर, अनिल कपूर जी को, नंदन नीलेकणी जी को, याद रख सकते हैं। उसके बाद और भी लिस्ट दी हुई है मेरे हिसाब से, इन्हीं के नाम ध्यान रखना काफ़ी होगा। अश्विनी वैष्णव जी शेपर्स कैटेगरी में, अनिल कपूर शेपर्स कैटेगरी में और नंदन नीलेकणी शेपर्स कैटेगरी में। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप 3 को ही रैंक देता है FSSAI। इसमें ये नहीं पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की रैंक कौन सी है, क्योंकि टॉप 3 को ही रैंक करता है FSSAI। केरल यहाँ पर लगातार दूसरी बार फर्स्ट पर है, सेकंड पर तमिलनाडु, 3rd पर J&K फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के मामले में। लास्ट रिपोर्ट आई थी 2019 में और ये आई थी फिर 2024 में। केरल टॉप पर, तमिलनाडु और फिर J&K। एशिया पावर इंडेक्स लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक थी 3rd, अमेरिका चाइना के बाद 3rd थी एशिया पावर इंडेक्स में। लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ये आया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की तरफ से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को 6th नंबर पर रखा गया था, टॉप पर था केरल, फिर आंध्र, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है शीर्ष 5 में नहीं, शीर्ष 10 में है। ये आप स्टेटमेंट से कई बार आयोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। जैसे स्टेटमेंट आ जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2024 में उत्तर प्रदेश शीर्ष 5 में शामिल है, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो 6th पर है। अगर शीर्ष 10 में शामिल है ऐसा स्टेटमेंट आए तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा।
आगे वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 39वीं 39वीं 39th। लगातार 14 साल से स्विट्जरलैंड टॉप पर है इनोवेशन इंडेक्स में, फिर स्वीडन है, फिर अमेरिका है। इंडिया की रैंक है 39th 39th। इतना ध्यान रखना काफ़ी है। उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले शीर्ष 5 भारतीय राज्य की सूची आई थी। प्रति व्यक्ति आय तेलंगाना में सबसे ज़्यादा है, फिर हरियाणा में, फिर दिल्ली में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उत्तराखंड में। कंट्रीज विद हाईएस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन, नेचर जनरल की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स टॉप प्लास्टिक पोल्यूटर विद नाइजीरिया इन सेकंड प्लेस। तो इंडिया टॉप पर है, सेकंड पर नाइजीरिया है प्लास्टिक पोल्यूटर कंट्री के मामले में। इंडोनेशिया थर्ड पर है और फोर्थ पर है चाइना प्लास्टिक पोल्यूशन करने के मामले में। आत्मनिर्भरता लक्ष्य के साथ खाद्य तेलों में तेज विकास के लिए मार्ग और रणनीतियों पर रिपोर्ट आई थी। नीति आयोग के द्वारा सुमन बेरी जी ने इसको जारी किया था और इसमें कहा गया था 2022-23 तक भारत 16.5 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात करता था और घरेलू उत्पादन देश की आवश्यकताओं का केवल 40 से 45% ही पूरा कर सकता है। यानी कि इंडिया जो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है एडिबल ऑयल, उससे डोमेस्टिक ज़रूरतों का खाली 40 से 45% ही पूरा किया जा सकता है। बाकी इंडिया इंपोर्ट पर निर्भर है एडिबल ऑयल्स के लिए, खाद्य तेलों के लिए। ये रिपोर्ट आई थी 28 अगस्त को। अगस्त मंथ में ग्लोबल जनरेटिव एआई इनोवेशन रैंकिंग में इंडिया की रैंक थी 5वीं। 5th पर था इंडिया और टॉप पर था चाइना, फिर अमेरिका। ये भी वीपो की तरफ से रिपोर्ट आई थी ग्लोबल जनरेटिव एआई इनोवेशन रैंकिंग में। बस एक ही रिपोर्ट जो है अगस्त मंथ की जरूरी है अब। इसमें इंडिया की रैंक थी 5th ग्लोबल जनरेटिव एआई इनोवेशन रैंकिंग में। इसके बाद आ जाते हैं जुलाई मंथ पे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स आया था आईएमएफ का। इसमें इंडिया की रैंक थी 72। टॉप पर था सिंगापुर, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर अमेरिका। सिंगापुर इसमें टॉप पर था। फिर एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इससे 2 क्वेश्चन पूछे थे यूकेपीएससी ने। ये बड़ा जरूरी इंडेक्स है और भले ही ये जुलाई 2024 का है, ये आगे आने वाले साल 2026 तक के लिए मैं मानता हूँ जरूरी है, जब तक कि नया इंडेक्स नहीं आ जाता नीति आयोग का। भारत का समग्र एसडीजी स्कोर कितना है? 71। और इंडिया का लास्ट इंडेक्स में, मतलब 2020-21 वाले में कितना था? 66। इसमें राज्यों को श्रेणीवार रैंक दी जाती है। फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल 10 नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची आई थी। तो फ्रंट रनर में मध्य प्रदेश भी शामिल है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश भी शामिल है फ्रंट रनर राज्यों की कैटेगरी में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। स्कोर से पूछा गया था सवाल, उत्तराखंड का स्कोर पूछा गया था। तो उत्तराखंड का स्कोर था एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग के में 79 और फ्रंट रनर राज्य की कैटेगरी में था। केरल और उत्तराखंड दोनों का स्कोर जो था ये 79 ही था। उत्तर प्रदेश भी फ्रंट रनर श्रेणी में था और उत्तर प्रदेश का स्कोर था 67। बिहार का स्कोर 57 था और बिहार था यहाँ पर परफॉर्मर स्टेट की श्रेणी में। दिल्ली का स्कोर 70 था। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2000 कह सकते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 वाले में या फिर 2023-24 वाले में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से थे? टॉप 2 केरल और उत्तराखंड। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सबसे निम्न प्रदर्शन बिहार का था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता यूटी कौन सा था? चंडीगढ़ 77 के स्कोर के साथ। और सबसे कम स्कोर यहाँ पे यूटीज में लद्दाख का था। ये याद रख सकते हैं आप। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में 4 कैटेगरीज में स्टेट को बांटा गया है। एस्पिरेंट स्टेट, जिनका स्कोर रहेगा 0 से 49 तक। परफॉर्मर स्टेट का स्कोर रहेगा 50 से 64 तक। 50 से 64 तक। फ्रंट रनर स्टेट को रखा जाएगा जिसका स्कोर रहेगा 56 से 99 के बीच। और अचीवर स्टेट रहेगा जिसका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 रहेगा। अचीवर स्टेट कोई नहीं रहा था और इन स्कोर के हिसाब से राज्यों को रैंक दी गई थी। तभी आप देखेंगे बिहार का स्कोर क्या था? 57। इस वजह से इसको परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया था, परफॉर्मर। अब जून मंथ में देख लेते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया था। इसमें इंडिया के जो स्कोर है वो कितना है? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176वां। टॉप पर एस्टोनिया, फिर लक्समबर्ग, फिर जर्मनी। इंडिया का रैंक है 176वीं, 176। और टोटल 180 कंट्रीज को इसमें रैंक दी गई थी। इंडिया की रैंक है 176। 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों की सूची आई थी टाइम मैगजीन की और इस पत्रिका ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को इंडियन जगरनॉट टाइटल दिया था।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टाइटन श्रेणी में टॉप पर था, टाटा ग्रुप टाइटन श्रेणी में टॉप पर, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पॉइनियर्स की श्रेणी में टॉप पर था। इन्फ्लुएंशियल लोगों की नहीं, एक्चुअली कंपनीज की लिस्ट है ये, ठीक है। लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज, रिलायंस यहाँ पर टाइटन्स की श्रेणी में, टाटा ग्रुप टाइटन्स की श्रेणी में, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पॉइनियर्स की श्रेणी में। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट आई थी, जैसे तो मिसलेनियस में हम लोग इसको कवर कर ही लेंगे, ठीक है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के उत्पादन में शीर्ष राज्यों में आंध्र प्रदेश टॉप पर, पश्चिम बंगाल सेकंड पर, बिहार फोर्थ पर था, उड़ीसा थर्ड पर। ये रिपोर्ट आई थी, इसको देख लीजिएगा। पशुधन उत्पादन के मामले में टॉप पर था राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु थर्ड पर। दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पर था, फिर महाराष्ट्र सेकंड पर, उत्तर प्रदेश फोर्थ पर आ गया था दलहन उत्पादन में। तो यही सब आंकड़े इसमें जारी किए गए थे।